हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे अमेरिका में ढह रहा था पुल, एक संदेश से बचा ली सैकड़ों की जिंदगियां। भारतीय हीरोज निकलकर सामने आए। जी हां, भारतीयों ने बचाई सैकड़ों अमेरिकियों की जिंदगियां, जिसके बाद जहाज के भारतीय क्रू मेंबर की तारीफ कर रहे हैं अमेरिकी गवर्नर। बताएंगे आखिर क्या है पूरी खबर। साथ ही साथ आपको बताएंगे पाकिस्तान के दासू में 5 चीनी नागरिकों की हत्या से घबराया पाकिस्तान, खुद दौड़े दौड़े चीन के दूतावास पहुंचे शहबाज शरीफ। जी हां, आखिर चीन का इतना खौफ है शहबाज शरीफ को कि खुद दूतावास पहुंचे हैं। साथ ही साथ समुद्री विवाद पर फिलीपींस के समर्थन को लेकर भारत पर बौखलाया चाइना। जी हां, तो वहीं आपको बताएंगे अयोध्या के राम मंदिर परिसर में बहुत बड़ा हादसा, सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान को लगी गोली। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या रहा कारण, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का, भारतीय सेना का, भारत के रियल लाइफ हीरोज का दिल से समर्थन करते थे, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर भारतीय सुपर हीरोज को लेकर बड़ी खबर। अमेरिका में ढह रहा था पुल, एक संदेश से बचा ली सैकड़ों की जिंदगियां, जिसके बाद अमेरिकी गवर्नर ने भारतीय का दिल से समर्थन किया। बहुत बड़ी बात कह दी। बता दें, अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में सोमवार की देर रात एक कार्गो जहाज पुल से टकरा गया। इस टक्कर से पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कई कारें नदी में गिर गई हैं। इस जहाज को पूरी तरह से एक भारतीय चालक दल चला रहा था। शिपिंग कंपनी मैसर्क ने इसकी पुष्टि की है। मैरीलैंड के गवर्नर ने जहाज के क्रू मेंबर्स को हीरो बताया। जहाज का नाम डाली है, जिस पर सिंगापुर का झंडा लगा था। अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि जहाज आखिर किस कारण से फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज से टकराया। 2 लोग पानी से सुरक्षित भी निकाले गए हैं। मैरीलैंड के गवर्नर ने कहा कि चालक दल ने टक्कर की सूचना पहले ही दे दी। उन्होंने सभी क्रू मेंबर को हीरो बताया। जी हां, उन्होंने कहा ये लोग हीरो हैं। उन्होंने कल रात लोगों की जान बचाई। उन्होंने कहा कि जहाज 8 समुद्री मील यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। जहाज के खंबे से टकराने के कुछ क्षण पहले इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। एसओएस कॉल मिलाया गया। इससे लोगों की जान बचाने में मदद मिली, क्योंकि उस वक्त काफी ज्यादा ट्रैफिक था पुल के ऊपर भी। जी हां, आपको बता दें जो पुल ढहा है दोस्तों पानी में, उसके ऊपर गाड़ियां, कारें चल रही थी और इस जहाज के टकराने के बाद वो पुल ताश के पत्तों की तरह नीचे गिर गया। माना जा रहा है कि कुछ गाड़ियां भी पानी के अंदर चली गई। बहरहाल अभी तक किसी के जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि 7 लोगों की इसमें अभी तक जान गई है। ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। ऐसे में भारतीय जहां भी जाते हैं वो अच्छा कार्य ही करते हैं, और यहाँ पर भी अमेरिकी लोगों को बचा करके वाकई में भारतीय हीरोज ने यह दिखा दिया है कि हम भारत को तरक्की के मोड़ में आगे ले जाने में अपनी भी भूमिका निभाएंगे और भारत का सिर झुकने नहीं देंगे और गर्व से सीना चौड़ा करेंगे भारत का। बहरहाल इन भारतीय हीरोज को आप लोग थैंक यू कहना मत भूलिएगा, जिन्होंने इन अमेरिकियों की जान बचाई इमरजेंसी कॉल करके। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 5 चीनी नागरिकों की हत्या से घबराया पाकिस्तान, खुद दौड़े दौड़े चीन के दूतावास पहुंचे शहबाज शरीफ। बता दें, पाकिस्तान में एक आतंकी हमला हुआ। सुसाइड बॉम्बिंग में 5 चीनी नागरिकों की मौत हुई। हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लगा कि अब चाइना ये मौत की खबर सुन करके भड़क न जाए, जिनपिंग कुछ जवाब न देते शहबाज को, इसीलिए शहबाज शरीफ भागते भागते चीन के दूतावास पहुंचे हैं। उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बेशम शहर के पास ये आत्मघाती हमला हुआ। आतंकी ने विस्फोटक से भरे वाहन को चीनी नागरिकों के काफिले के करीब उड़ा दिया। इसमें 5 चीनी नागरिकों के साथ पाकिस्तानी ड्राइवर की भी मौत हुई। इस्लामाबाद से सभी चीनी इंजीनियर दासू जा रहे थे। जी हाँ, चीन के साथ दोस्ती को पाकिस्तान हिमालय से ऊंचा और समुद्र से गहरा बताता रहा है। पाकिस्तान चाइना को आयरन ब्रदर कहता है, लेकिन दोनों की दोस्ती में यह साफ नजर आता है कि पाकिस्तान चीन के आगे पूरी तरह से झुका हुआ है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज का चाइना के दूतावास में कैबिनेट के साथ जाना यह साफ दिखाता है डिप्लोमेटिक रिश्तों में आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता कि पीएम किसी देश के दूतावास में जाते हो। अगर ऐसी कोई घटना होती भी है तो कोई मंत्री दूतावास जाता है या फिर राजदूत को भी बुलाया जा सकता है। चीनी नागरिकों को पहले भी पाकिस्तान में निशाना बनाया जाता रहा है। इसके लिए पाकिस्तान उनकी सुरक्षा का दावा करता रहा है। 5 चीनी इंजीनियरों की मौत एक बार फिर ड्रैगन को नाराज कर सकता है। दूतावास में पहुंचे शहबाज का वीडियो ज्यादा वायरल हुआ है। इसमें उनके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिस हिसाब से वो चीनी राजदूत से बात कर रहे हैं उससे साफ दिखता है कि वो नहीं चाहते कि चीन नाराज हो। शहबाज से पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी चीनी दूतावास पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भी पिछले 8 सालों से न्यूज कवर कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा सुनने को नहीं मिला कि किसी दूतावास में कोई देश का प्रधानमंत्री गया हो। और पहली बार ऐसा देखने में मिला है कि शहबाज शरीफ खुद चीनी दूतावास में जाकर के पैरवी करते नजर आए हैं कि कहीं जिनपिंग नाराज ना हो जाए, क्योंकि
क्योंकि जिनपिंग नाराज हो गया तो पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये बात पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है और पहले भी चाइना ने बहुत बार वार्निंग्स दी है कि हमारे चीनी नागरिकों को अगली बार कुछ हुआ तो हम सीपीसी परियोजना को पूरे तरीके से बंद कर देंगे और फंड को वापस ले लेंगे। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें दोस्तों, आखिर पाकिस्तान ने 4000 सैनिकों को चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उस एरिया में लगा रखा है ताकि वो लोग सीपीसी परियोजना पर अच्छे से कार्य कर सकें। 4000 पाकिस्तानी सैनिकों के सुरक्षा में होने के बावजूद भी चीनी लोगों को मार दिया जा रहा है। इससे क्लियर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की क्या ही सुरक्षा व्यवस्था है, पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर बड़ी खबर। भारत ने फिलीपींस का किया समर्थन तो तिल मिलाया चाइना, देने लगा भारत को ज्ञान। जी हाँ, दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपीन के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया से ड्रैगन को मिर्ची लग गई है। बीजिंग ने मंगलवार को भारत से विवादित दक्षिण चीन सागर पर उसके संप्रभुता के दावों और समुद्री हितों का सम्मान करने की अपील की। साथ ही कहा कि तीसरे पक्ष को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि भारत फिलीपीन की संप्रभुता का समर्थन करता है। इसको लेकर सवाल पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि समुद्री विवाद संबंधित देशों के बीच के मुद्दे हैं, तीसरे पक्ष को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम संबंधित पक्षों से दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर तथ्यों और सच्चाई का सीधे तौर पर सामना करने की अपील करते हैं। साथ ही चाइना की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों व दक्षिण चीन सागर को शांतिपूर्ण रखने के क्षेत्रीय देशों के प्रयासों का सम्मान होना चाहिए। मालूम हो कि जयशंकर जी इस समय आधिकारिक यात्रा पर मनीला में है। इस दौरान उन्होंने फिलीपीन के विदेश मंत्री एनरिक मनालो से बातचीत की। दरअसल जयशंकर जी ने दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ फिलीपीन के विवाद के बीच कहा था कि अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने में दक्षिण पूर्व एशियाई देश का भारत दृढ़ता से समर्थन करता है और वो रक्षा व सुरक्षा समेत सहयोग के नए क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशना चाहता है। मनालो के साथ संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर जी ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन फिलीपीन के बीच विवाद पर एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं इस अवसर पर फिलीपीन की राष्ट्रीय संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत के समर्थन को दृढ़ता से दोहराता हूँ। जिसके बाद चीन को तगड़ा वाला मिर्ची लगा है और कहने लगा कि इस मामले में तीसरे पक्ष को हम स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ अगली खबर बताते हैं, लद्दाख से बड़ी खबर। सोनम वांगचुक ने 21 दिन बाद खत्म की भूख हड़ताल। लद्दाख के लिए आखिर क्या है इनकी मांगे बता दें। लद्दाख के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 21 दिनों से जारी भूख हड़ताल मंगलवार को खत्म कर दी। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर वो अनशन पर थे। 21 दिनों तक नमक और पानी पर जीवित रहने के बाद आज हड़ताल खत्म करते हुए वांगचुक ने जोर देकर कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, मैं लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा। केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हजारों लोग एकत्र हुए और महिला समूहों ने कहा कि वे अब इन मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू करेंगी। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों से किए वादे पूरे करने की अपील की थी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में वो बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने लद्दाख के लोगों से राष्ट्र हित में इस बार बहुत सावधानी पूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का आह्वान किया। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, CAA साफ तौर पर करता है मुस्लिमों को बाहर। जी हां, अमेरिका आयोग ने ये कहते हुए जताई चिंता। बता दें, इस मुद्दे में अमेरिका भी कूद गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अमेरिकी आयोग ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के लिए भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी CAA के कार्यान्वयन के नियमों को इस महीने की शुरुआत में अधिसूचित किया गया था, जिससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया। USCIRF के आयुक्त स्टीफन शेख ने सोमवार यानी 25 मार्च को बयान में कहा कि समस्याग्रस्त CAA पड़ोसी देशों से भागकर भारत में शरण लेने आए लोगों के लिए धार्मिक अनिवार्यता का प्रावधान स्थापित करता है। श्रेंक ने कहा कि CAA हिंदुओं, पारसियों, सिखों, बौद्धों, जैनियों और ईसाइयों के लिए त्वरित नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन इस कानून के दायरे में मुसलमानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। शेख ने अपने बयान में कहा, अगर वास्तव में इस कानून का उद्देश्य उत्पीड़न झेलने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करना होता तो इसमें बर्मा यानी म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान के अहमदिया मुसलमान या अफगानिस्तान के हजारा शिया समेत अन्य समुदाय भी शामिल होते हैं। किसी को भी धर्म या विश्वास के आधार पर नागरिकता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका ने भारत के इंटरनल मैटर में अपनी राय तो दे दी, नसीहत दे दी, इसके बाद भारत भी रुकने वाला कहां था, कड़ा जवाब दिया है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आपको बता दें, भारत के गृह मंत्रालय का कहना है कि इन देशों के मुसलमान भी मौजूदा कानूनों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बीच भारत और भारतीय समुदाय से संबंधित नीतियों का
का अध्ययन एवं विश्लेषण कर उनके बारे में जागरूकता फैलाने वाले फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने कहा कि CAA के तथ्यात्मक विश्लेषण के अनुसार इस प्रावधान का उद्देश्य भारत के 3 पड़ोसी इस्लामिक देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है। ऐसे में गलतफहमी में ना रहे अमेरिका पहले स्टडी करे और उसके बाद इस पर अपना तर्क दे। बहरहाल आप क्या जवाब देंगे दोस्तों अमेरिका को जो भारत के इंटरनल मैटर पर ज्ञान दे रहा है? अगर वाकई में अमेरिका को इतनी ही चिंता है तो वो क्यों नहीं दूसरे देशों के प्रताड़ित लोगों को अपने देश में जगह देता है? एक तो तुम किसी को नागरिकता दोगे भी नहीं और ऊपर से जो नागरिकता देने की बात कर रहा है उसके बारे में आलोचना करते फिर। ऐसे में आपका जवाब तो दोस्तों अमेरिका को बनता ही उसके इस कृत्य के लिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, ईरानी पाइपलाइन पर अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान, लू की धमकी से घबराई शहबाज सरकार। बता दें ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाने के ऐलान पर अमेरिका के उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू की धमकी के बाद पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार घबराई हुई है। शहबाज सरकार अगर पाइपलाइन बनाती है तो अमेरिका का भड़कना तय है, वही नहीं बनाती है तो अरबों डॉलर का जुर्माना लग सकता है। इस महासंकट में फंसे पाकिस्तान ने पड़ोसी देश ईरान से सस्ती गैस आयात करने के लिए पाइपलाइन निर्मित करने की अरबों अमेरिकी डॉलर की परियोजना के खिलाफ अमेरिका के संभावित प्रतिबंधों से छूट मांगने का फैसला किया है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने यह बड़ी जानकारी दी। डॉन अखबार की खबर के अनुसार पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा है कि सरकार अरबों डॉलर की ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मांगेंगी। तो वहीं अगली खबर बता दें, भ्रष्टाचार ही नहीं खालिस्तान एंगल से भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमले हुए तेज। बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वा अरविंद केजरीवाल के खासम खास समझे जाने वाले सांसद राघव चड्ढा को लेकर बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने कुछ सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में वे ED की हिरासत में है, कोर्ट से उनको जमानत मिल नहीं रही है। दूसरे उनके खास लोगों पर आरोप बढ़ते ही जा रहे हैं। जाहिर है कि इस तरह की बातों से उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ने वाली है। मालवीय का आरोप है कि 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा लंदन में खालिस्तान समर्थक ब्रिटिश सांसद से मुलाकात की थी। अमित मालवीय ने ब्रिटिश सांसद के साथ उनकी फोटो को ट्वीट किया और CM केजरीवाल की पत्नी से इस संबंध में बहुत तीखे सवाल भी पूछे। सवाल यह है कि ऐसा कहने का मालवीय का आधार क्या है? आधार होना हो, लेकिन भाजपा केजरीवाल को खालिस्तान के नाम पर घेरने की रणनीति पर बहुत पहले ही काम कर रही है और हाल ही में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि खालिस्तानी संगठनों ने आम आदमी पार्टी को 2014 से 2019 के बीच पैसे दिए थे। चुनाव के दौरान आए इन बयानों ने राजनीतिक लड़ाई में एक नया तड़का लगाकर रख दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी के सांसद और पार्टी के कद्दावर नेता राघव चड्ढा पर आरोप लगा है कि खालिस्तान अलगाववाद की वकालत करने और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाली नेता के रूप में मशहूर हो चुकी प्रीत गिल से उन्होंने मुलाकात की थी। आपको याद होगा दोस्तों 3 से 4 दिन पहले हमने ये खबर आपको बताई थी कि उन्होंने खालिस्तानी नेता प्रीत गिल से मुलाकात की थी, लेकिन अब बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया इस मामले में। ऐसे में खालिस्तान एंगल से भी अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जांच की मांग की जा रही है। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर खालिस्तानियों के मंसूबों को आम आदमी पार्टी से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को लेकर अमेरिका से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी दिया ज्ञान। जी हां, दिल्ली में कथित शराब घोटाले में CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी के बाद अब अमेरिका ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़ी रिपोर्ट्स की लगातार निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया को उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विरोध दर्ज किया था, जिस पर भारत ने जर्मन राजदूत को तलब करते हुए इसे आंतरिक मामला बताया था। अब अमेरिका का भी इस पर बयान आया है। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अमेरिका को भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने को लेकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, ब्रिटेन में किसानों ने सुनक सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, संसद तक किया ट्रैक्टर मार्च। जी हां, भारत की तरह ही ब्रिटेन में किसानों ने सुनक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में किसानों ने संसद के पास ट्रैक्टर मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। सोमवार को बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर चलाकर वहां पहुंचे और पार्लियामेंट स्क्वायर पर मार्च किया। प्रदर्शनकारी किसान ब्रेक्जिट के बाद सुपर मार्केट कीमतों में कमी करने, कम कीमत पर कृषि उपज खरीदे जाने और सस्ते सब स्टैंडर्ड खाद आयात किए जाने से नाखुश हैं। सोमवार को किए गए इस ट्रैक्टर मार्च में देश के कई हिस्सों से आए किसानों ने भाग लिया। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा दोनों को संकट में डाल रही है। नेक्स्ट खबर बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल से जंग खत्म करने का किया आग्रह। बता दें, इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास की तरफ से बीते साल 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद वो भी इजरायल की तरह ही प्रतिक्रिया देते, लेकिन ट्रंप ने इजरायल से गाजा
गाजा में जारी अपने हमलों को खत्म करने का आग्रह करते हुए कहा कि वो यानी इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन खो रहा है। ट्रंप ने इजरायली अखबार इजराइल हायोम को दिए साक्षात्कार में कहा कि इजराइल को अपना युद्ध खत्म करना होगा। उन्होंने कहा हमें शांति लानी होगी, आप इससे जारी नहीं रख सकते और मैं इजराइल से बहुत सतर्क रहने के लिए कहूंगा क्योंकि आप दुनिया का समर्थन खो रहे हैं। ट्रंप के इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगली खबर बता दें, फिर एक बार छल का पूर्व पीएम नवाज शरीफ का दर्द, कहा मुझे पीएम पद से हटाने के लिए सेना ने रची थी साजिश। जी हां, 2017 के सियासी घटनाक्रम पर छल का नवाज का दर्द बता दें। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के नतीजों के बाद नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी की PPP पार्टी के साथ गठबंधन के बाद सत्ता में काबिज हुई नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर मंगलवार को सेना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए सेना को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार को 2017 में नहीं हटाया गया होता तो शायद पाकिस्तान के इतने बुरे हालात नहीं आए होते। जी हाँ, पूर्व सेना प्रमुख जनरल आर कंवर जावेद बाजवा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें हटाकर सत्ता पर कब्जा किया उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी गलती की। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अरुणाचल पर चीन के दावे पर सख्ती से खंडन करे खड़गे की सरकार को चुनौती कहते हुए जी हाँ, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है और मोदी सरकार को चीन द्वारा इस राज्य पर दावा किए जाने का बहुत सख्ती से खंडन करना चाहिए। चीन ने सोमवार को बयान देकर के फिर दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा उसका क्षेत्र रहा है। हालांकि भारत ने बीजिंग के दावे को बेतुका और हास्यास्पद बताकर खारिज कर दिया था। अब ऐसे में खड़गे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश पर चीन के किसी भी दावे की कड़ी निंदा और विरोध करती है। ये एक महीने में चौथी बार है जब चीन ने पूरी तरह से हास्यास्पद और बेतुके दावे किए हैं। खड़गे का कहना है कि स्थानों का नाम बदलकर और दूसरे देशों से संबंधित क्षेत्रों के नक्शे दोबारा बनाकर बेतुके दावे करने में चीन का रिकॉर्ड सर्वविदित है। बहरहाल उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी जी को और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी की। बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो बताइएगा जरूर, क्योंकि विपक्षियों में काफी ज्यादा बौखलाहट देखने को लगातार मिल रही है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट भी देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, भारत के साथ आया अमेरिका और ब्रिटेन चीन से मांगा इस मुद्दे पर जवाब। ड्रैगन की बड़ी मुश्किलें बता दें, चीन के कई एप्लीकेशंस को भारत में साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया था। अब चाइना पर अमेरिका और ब्रिटेन भी नाराज है। दोनों देशों ने चीन की हरकतों को गंभीरता से लेते हुए अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने कहा कि बीजिंग की तरफ से लॉ मेकर्स, अकेडमिक्स और पत्रकारों से संबंधित कई निजी डेटा को चोरी किया जा रहा है। इससे पहले भारत की तरफ से भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। समय समय पर भारत सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए कई चीनी एप्लीकेशंस को बैन भी कर चुकी है। अमेरिका ने कहा कि चीन की तरफ से ऐसा लगातार हो रहा है, वो अमेरिकी सेना के जवानों का भी कई निजी डेटा चोरी कर रहा है। जी हाँ, अब ऐसे में जवाब मांगा गया है चाइना से। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, 40,000 रूसी यूक्रेनी श्रीलंका में चला रहे अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते 45 लाख से ज्यादा यूक्रेनी लोगों को देश छोड़ना पड़ा था, लेकिन 2 साल बाद दुनिया भर में बसे यूक्रेनी विस्थापितों को लेकर तनाव के मामले सामने आने लगे हैं। जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन से लेकर श्रीलंका में यूक्रेनियों का विरोध शुरू हो गया है। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते श्रीलंका ने यूक्रेनी और रूसी लोगों को वीजा एक्सटेंशन की सुविधा दी थी। अब खुलासा हुआ है कि 40,000 यूक्रेनी और रूसी अवैध कारोबार चला रहे हैं। श्रीलंका के श्रम मंत्री मानुषा नानायक्कारन ने बताया कि सरकार अवैध प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर रही है। अगली खबर बता दें, अयोध्या राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर। राम मंदिर परिसर में बड़ा हादसा, सुरक्षा में तैनात PSC जवान को लगी गोली, लखनऊ ट्रामा सेंटर किया रेफर। जी हाँ, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में तैनात एक PSC जवान को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई। घायल जवानों को लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे IG अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार ने बताया कि दुर्घटनावश चली गोली जवान के सीने से पार हो गई। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि गोली खुद जवान के असले से चली है या किसी अन्य सहकर्मी के। इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक PSC जवान का नाम राम प्रसाद है, जो 53 साल के हैं। वो श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा में तैनात थे। मंगलवार शाम अचानक उसको गोली लग गई। सीने में गोली लगने के बाद आनंद फानन में सहकर्मियों ने राम प्रसाद को मंडलीय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने राम प्रसाद को लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। बहरहाल इसकी जांच की जा रही है कि उनको गोली लगी तो आखिर लगी कैसे। ऐसे में आप लोग भी गेट वेल सून राम प्रसाद जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दो, ओडिशा के बाद अब पंजाब में भी अकेले उतरेगी बीजेपी। मिशन 400 पर कितना असर होगा आपको बता दें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर 400 पार सीटें हासिल करने पर है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व उन राज्यों को खास टारगेट कर रहा है जहां उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। इन राज्यों में बीजेपी नए साथियों को जोड़ने और अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद में जुटी नजर आई। हालांकि 2 राज्यों पंजाब और ओडिशा में बीजेपी की प्लानिंग सफल नहीं हो सकी। ओडिशा
ओडिशा में पार्टी वहां की सत्ताधारी बीजू जनता दल से गठबंधन की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफलता न मिल सकी। इसके बाद बीजेपी की नजरें पंजाब पर टिकी हैं। पार्टी को उम्मीद थी कि यहाँ एनडीए का पुराना साथी शिरोमणि अकाली दल फिर गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। कई राउंड की बातचीत के बाद भी गठबंधन न हो सका। आखिरकार बीजेपी ने पंजाब में भी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। अब सवाल यह है कि पहले ओडिशा और अब पंजाब में अकेले दावेदारी से क्या बीजेपी का मिशन 400 पार पर असर पड़ेगा? इसका फैसला तो चुनाव नतीजों के बाद ही नजर आएगा। बहरहाल आप लोग सुझाव जरूर दीजिएगा, राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है आपको, क्या अकेले दावेदारी से बीजेपी के मिशन 400 पर असर पड़ेगा या नहीं? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भीषण गर्मी में डाले जाएंगे वोट, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद हरकत में आया चुनाव आयोग, कर दी एडवाइजरी जारी। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 7 चरणों में संपन्न किया जाना है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 4 जून को काउंटिंग होगी और उसी दिन परिणामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने मतदान के दौरान भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया है। IMD के अलर्ट के बाद निर्वाचन आयोग ने एडवाइजरी जारी की है। लोकसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर पानी, ORS और मेडिकल किट सहित कई जरूरी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराने के लिए कहा है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, राहुल गांधी की चूक ममता के लिए बन गई अब बड़ी चुनौती। पीएम मोदी ने रेखा पात्रा को यूं ही नहीं बना दिया चुनावी चेहरा। जी हां, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की एक चूक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़े परेशानी का सबब बन गई है। पीएम मोदी की लीडरशिप में पूरी बीजेपी अब राहुल गांधी की उस चूक को आधार बनाकर पश्चिम बंगाल का रण जीतने में जुटी हुई है। इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने कल बशीरहाट सीट से बीजेपी प्रत्याशी बनाई गई संदेश खाली पीड़िता रेखा पात्रा से फोन पर बात की और उन्हें शक्ति स्वरूपा की उपाधि दी। पीएम ने कहा कि वे अपने संघर्ष से बंगाल में एक नया इतिहास रचने जा रही हैं। आपको बता दें, आखिर राहुल गांधी ने कहां कर दी चूक? दरअसल बीजेपी ने बंगाल में यह चुनाव दांव यूं ही नहीं चला, इसके पीछे गहरी रणनीति छिपी है। सबसे पहले आपको राहुल गांधी की उस चूक के बारे में बताते हैं जो अब कांग्रेस और टीएमसी दोनों के लिए गले की हड्डी बन गई है। असल में राहुल गांधी ने अपनी एक पोस्ट में मोदी सरकार की जमकर आलोचना की थी। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वो अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। तो वहीं राहुल गांधी ने इस बयान में शक्ति पावर शब्द का इस्तेमाल मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार और झूठ बोलने का आरोप के लिए किया था, लेकिन बीजेपी ने इसका अर्थ घुमाकर इसे शक्ति यानी देवी के लिए कर दिया। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता अपने हर एक रैलियों में शक्ति को मुद्दा बनाकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों पर हमला बोल रहे हैं। तमिलनाडु के सेलम में हुई जनसभा में पीएम मोदी ने शक्ति भारत की आस्था और संस्कृति की प्रतीक है, ये हमारी देवियों और महिलाओं की अस्मिता का प्रतीक है। राहुल गांधी ने शक्ति को अधर्म का प्रतीक बताकर देश भर की महिलाओं का अपमान किया है। यानी गजब तरीके से बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राहुल गांधी के उस आरोपों को और शक्ति वर्ड को नेगेटिव से पॉजिटिव में घुमा दिया है पीएम मोदी जी ने, जो कि वास्तव में कार्य करता भी नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। शक्ति वर्ड को लेकर नेक्स्ट खबर बता दें, दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ की विवादित टिप्पणी, बीजेपी ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद दिलीप घोष को एक कथित वीडियो क्लिप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते हुए देखे जाने के बाद मंगलवार को विवाद खड़ा हो गया। इस पर तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि दिलीप घोष की यह टिप्पणी भाजपा के डीएनए को दर्शाती है। तो वहीं बीजेपी ने दिलीप घोष को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बीजेपी ने घोष के ममता पर दिए बयान की निंदा की। तो वहीं टीएमसी ने इस वीडियो को लेकर घोष के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज भी कराई और कई आरोप लगाए कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी किया। ऐसे में अगर कोई बीजेपी का नेता गलत भी बोल रहा है दोस्तों, तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने उसको नोटिस भेजा है। यानी कि बीजेपी पार्टी पूरे तरीके से अपने पॉलिसी पर कार्य करती है। अगर कोई पॉलिसी का वायलेशन करता है, चाहे वो उसी के पार्टी का बंदा क्यों ना हो, तो उससे भी जवाब मांगा जाता है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों? साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से जारी की दूसरी आदेश, कहा अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाएं मिलती रहनी चाहिए। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत में होने के बावजूद भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को नए निर्देश जारी किए। उन्होंने मंगलवार को कहा कि अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहे और उनका मेडिकल टेस्ट सुचारू रूप से होता रहे। सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री के निर्देशों को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट मिलती रहे। उन्हें लगता है कि उनके हिरासत में होने के कारण लोगों की समस्याएं बढ़ न जाएं। भारद्वाज ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं होने से चिंतित हैं। उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां और टेस्ट मुफ्त मिलता रहे और वो लगातार अस्पतालों का दौरा करते रहे। जी हाँ, ये बात केजरीवाल ने कही है ईडी के हिरासत से। बहरहाल आपको क्या लगता है दोस्तों? इस मुद्दे पर कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी खेलती नजर आ रही है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, बीजेपी ने अजीत और शिंदे से कर ली फाइनल डील। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महाराष्ट्र में भाजपा ने अब तक 23 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की ओर से ऐलान न हो पाए हैं। माना जा रहा है कि इसकी वजह भाजपा के साथ शीट शेयरिंग
को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसके चलते कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान में देरी हो रही है। तो वहीं भाजपा ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार समय रहते ही घोषित कर दिए हैं जहां के लिए ये तय किए गए हैं उसके ही खाते में आएगी। अजित पवार ने कहा कि हमारे गठबंधन यानी महायुति में कोई भ्रम नहीं है, हम साथ बैठे और सीट शेयरिंग का फैसला लिया है। भाजपा और शिवसेना ने हमारे साथ सहयोग किया है, सीटों पर फैसला लगभग हो गया है, हमारे बीच 90% मामलों में फैसला हो चुका है। हम 28 मार्च को सीट शेयरिंग का ऐलान कर देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें शिवसेना और भाजपा के नेता भी शामिल होंगे। बहरहाल इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।